ब्रेक के बाद फिर स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश जनादेश, जहां पर हम आपको त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड में जिस तरह से मतगणना जो है वो शुरू हो गई है, शुरुआती रुझानों के हिसाब से त्रिपुरा और साथ ही साथ मेघालय में जो भाजपा गठबंधन है उसे बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। तो इस खास पेशकश में आप बने रहिएगा, लेकिन सबसे पहले निगाह डालते हैं हेडलाइंस पर। त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड में मतगणना जारी। तीनों राज्यों में चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था के बीच हो रही है मतों की गिनती। त्रिपुरा में शुरुआती रुझानों में भाजपा को बढ़त। क्या लगातार दूसरी बार खिलेगा कमल या लेफ्ट कर पाएगा कोई उलटफेर? मुख्यमंत्री डॉक्टर माणिक साहा सहित 259 उम्मीदवारों की राजनीतिक भविष्य का आज होगा फैसला। मेघालय में किसकी बनेगी सरकार, कौन संभालेगा प्रदेश की सियासी बागडोर? आज होगी तस्वीर साफ। वहीं नागालैंड में शुरुआती रुझानों में बीजेपी एनडीपीपी गठबंधन को बहुमत। काउंटिंग से जुड़ी पल पल की हर अपडेट देखने के लिए दिन भर जुड़े रहिए डीडी न्यूज के साथ। की बड़ी खबर रुझानों से जुड़ी हुई, आपको बता दें कि जिस तरह से त्रिपुरा के रुझान सामने हैं, 60 में से 48 सीटों के जो रुझान हैं, जिसमें 33 सीटें भाजपा के खाते में, वहीं सीपीएम 11 और टिपरा मोथा 4, यानी कि कहीं ना कहीं सीपीएम का भी आंकड़ा बढ़ता हुआ और टिपरा मोथा 1 से सीधा 4 पर पहुंचती हुई। तो त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड में मतगणना जारी है, जिसका जो आकलन है वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो पूर्वोत्तर के तीनों चुनावी राज्यों में मतों की गिनती हो रही है, शुरुआती रुझान सामने आ रहे हैं और शुरुआती रुझानों में भाजपा को बढ़त मिलती हुई, कड़ी सुरक्षा के बीच मतगणना जारी। वहीं अगर हम नागालैंड की बात करें तो नागालैंड को हम देख सकते हैं कि यहाँ पर 60 में से 49 सीटों के जो रुझान सामने आ चुके हैं और यहाँ पर जबरदस्त प्रदर्शन करता हुआ दिखाई दे रहा है बीजेपी एनडीपीपी गठबंधन 43 सीटों पर आगे है। नागालैंड में भी यही है कि एनडीपीपी और भाजपा के गठबंधन को बहुमत, और त्रिपुरा का भी यही हाल है। तो कहीं ना कहीं भाजपा को मतगणना को अभी 1 ही घंटा पूरा हुआ है, आप देख सकते हैं। कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि ये जो रुझान आ रहे हैं तीनों राज्यों से, बीजेपी के लिए बहुत एक अच्छा संकेत दिखाई दे रहा है। हालांकि मेघालय में सरकार बनाने की स्थिति में बीजेपी नहीं है, लेकिन सत्ता की चाबी अब बीजेपी के हाथ में वहां पर आ सकती है, क्योंकि बीजेपी ने मेघालय में अपने चुनावी इतिहास में सबसे अच्छा प्रदर्शन कर दिया है। 8 दिख रही है, 8 सीटों पर आ गए और पिछली बार से 2 सीटें जीती थी, ये ध्यान रखने वाली बात होगी। और इस बार मेघालय में भी बीजेपी बहुत अच्छा करती दिखाई दे रही है और त्रिपुरा में एक तरह से अपनी सरकार को बचा लेना। 9 महीने पहले सत्ता अपने चेहरा उन्होंने बदला, एक मुश्किल दौर से बीजेपी वहां पर गुजर रही थी और उस समय की जो स्थिति थी और आज जो स्थितियों से देखकर हमें लग रहा है कि बीजेपी ने पिछले 9 महीने में एक फैसला जो था वो गेम चेंजर साबित हुआ है। अगर हम रुझानों की बात करें तो 60 में से जो 48 सीटों पर जो रुझान आए उसमें बीजेपी 33 सीटों पर आगे दिखाई दे रही है। बिल्कुल, तो जनादेश के इस कार्यक्रम में हम आपके पास वापस आएंगे, लेकिन बात करते हैं G20 की भी, वो भी अहम है। जो G20 की विदेश मंत्रियों की औपचारिक बैठक आज से शुरू होनी है, उस पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अरुण शर्मा जो है। अरुण, आज की ये बैठक बेहद अहम है। जिस तरह से कल हमने जब विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुना तो साफ तौर पर पहली बार ये बैठक हो रही है। तमाम जो अलग अलग देशों के विदेश मंत्री हैं वो भारत पहुंच चुके हैं। एजेंडा साफ कि कूटनीतिक लिहाज से तमाम समस्याओं को हल करना सबसे अहम। देखिए, समस्याएं कई सारी हैं इस समय पर जिससे जो वर्ल्ड है वो दुनिया जूझ रही है, लेकिन भारत ने जो G20 शिखर सम्मेलन का इस बार जो थीम रखी है, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, यानी कि वसुधैव कुटुंबकम की बात की है। तो मकसद साफ है कि कैसे जो पूरी दुनिया है, जो G20 देश हैं, वो एक साथ निकल करके आ सकते हैं। जो कॉमन चैलेंजेस है जो इस समय पर दुनिया जिससे जूझ रही है, उसको कैसे सुलझाने की दिशा के अंदर। जाहिर सी बात है कि यूक्रेन क्राइसिस एक तरह से की वजह से कई सारे कास्केडिंग इंपैक्ट हम देख रहे हैं, चाहे फूड सिक्योरिटी के मोर्चे पर हो, एनर्जी क्राइसिस के मोर्चे पर हो। तो ऐसे कई सारे जो इश्यूज है, जो कास्केडिंग चैलेंजेस है जिससे दुनिया जूझ रही है, तो कैसे उसको लगाम लगाई जा सके, कैसे उसे निपटा जा सके, इस
इस बात पर फोकस रहता हुआ दिखाई दे सकता है जब जो तमाम फॉरेन मिनिस्टर्स G20 शिखर सम्मेलन में जो शिरकत करेंगे, तो डेलिब्रेशंस और डिस्कशंस इस मोर्चे पर होती हुई दिखाई देगी। दूसरा प्रोमिनेंट पॉइंट जो निकल करके आ सकता है कि जो फाइनेंशियल जो अनसर्टेनिटी इस समय पर दुनिया में देखने को मिल रही है, हम देख रहे हैं कि कैसे स्लो डाउन की भेंट चढ़ते हुए कई सारी अर्थव्यवस्थाएं दिख रही हैं। दूसरी बात यह कि जो डेट है, जो कर्जा है, कई सारी जो डेवलपिंग और अंडर डेवलप कंट्रीज पे इतना ज्यादा है कि वहां पर फूड सिक्योरिटी क्राइसिस या फूड क्राइसिस या फिर एनर्जी क्राइसिस जैसी चीजों से जूझना पड़ रहा है। तो इस चीज को कैसे लगाम लगाई जा सके। तीसरा प्रोमिनेंट पॉइंट ये हो सकता है, डेलिब्रेशंस होते हुए दिखाई दे सकते हैं, क्योंकि भारत ने पहले भी कहा है कि हम लोग ग्लोबल साउथ की एक वॉइस बन करके इस बार आएंगे, वसुधैव कुटुंबकम की बात कर रहे हैं। तो प्राइमरीली जैसे प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि जो अंडर डेवलप कंट्रीज, डेवलपिंग कंट्रीज जो G20 शिखर सम्मेलन या G20 का हिस्सा नहीं भी हैं, तो कैसे भारत उनकी आवाज बन सकता है, भारत कैसे उनकी आवाज बन करके इस मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म के ऊपर उनके मुद्दों को भी रख सकता है, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने पहले भी कहा था। तो वो भी कहीं ना कहीं डेलिब्रेशंस और डिस्कशंस का इशू मुद्दा रह सकते हैं। इंडोनेशिया जो बाली डिक्लेरेशन हुआ था, जब हाल ही में जो G20 शिखर सम्मेलन जो बाली में हुआ था, जो बाली डिक्लेरेशन निकल करके आया था, उसमें जो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जो बात कही थी कि दिस एरा इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर, तो ये बात को आगे लेकर के जाते हुए, क्योंकि हम जानते हैं कि भारत की जो भूमि है वो गांधी और बुद्ध की धरती है, तो ऐसे में कैसे जो कॉमन चैलेंजेस हैं उसको हम लगाम लगा सके, और जाहिर सी बात है इंक्लूसिविटी के साथ में कैसे तमाम G20 जो अर्थव्यवस्था है वो एक साथ आ सके, ताकि जो फ्यूचर में जो चैलेंजेस है उससे कैसे निपटा जा सके। और हाल ही में जो तमाम जो जियोपॉलिटिकल टेंशंस चल रही हैं या फिर प्राइमरीली जो अनसर्टेनिटीज चल रही हैं, फूड सिक्योरिटी, एनर्जी जो क्राइसिस जैसे जो मुद्दे चल रहे हैं, उस पर कैसे डेलिब्रेशंस और डिस्कशंस निकाल करके सॉल्यूशंस को निकाला जा सके, इस बात पर मंथन होता हुआ दिखाई दे सकता है। जिस लिहाज से जो फॉरेन मिनिस्टर्स मीट काफी अहम कही जा सकती है। तो 2 सेशंस होने जिनकी अध्यक्षता जो विदेश मंत्री हैं डॉक्टर जयशंकर वो करने वाले हैं। इन 2 सेशंस का अगर मैं जिक्र करूं आपसे अरुण, तो कितने ज्यादा महत्वपूर्ण है, जिसमें एक जिनका जिक्र आपका समस्या फिर चुनौतियों से निपटने पर भी बात होगी। देखिए बिल्कुल 2 इंपॉर्टेंट सबसेट्स हैं जिसके अंदर ये जो डेलिब्रेशंस और डिस्कशंस होते हुए दिखाई देंगे। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का इसमें एक तरह से संबोधन है, संदेश भी आप कह सकते रहेगा, जो कि काफी सिग्निफिकेंट कहा जा सकता है। वो टोन सेट करता हुआ दिखाई देगा जो फॉरेन मिनिस्टर्स मीट की अगर बात की जाए तो। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट और जो प्रोमिनेंट पॉइंट निकल करके ये आता है कि आज की तारीख में कई सारे जो चैलेंजेस है जिसको दुनिया फेस कर रही है, और फ्यूचरिस्टिक विजन क्या हो सकता है, क्योंकि जो नेक्स्ट डेकेड है काफी इंपॉर्टेंट रह सकता है। जिस तरह से AI, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, टेक्नोलॉजी एक तरह से अपने अपने पांव पसार रहे हैं, तो कैसे हम उसको ह्यूमन वेलफेयर के लिए हम लोग उसका उपयोग कर सके, टेक्नोलॉजी का ऐसे इस्तेमाल में ला सके, उस बात पर फोकस रहता हुआ दिखाई दे सकता है। साथ ही साथ जो फूड और एनर्जी क्राइसिस जो कि प्राइमरी एक बहुत बड़ा चैलेंज बनती जा रही है, उससे कैसे निपटा जा सकता है, क्योंकि भारत ने ऑलरेडी एक लीडरशिप रोल निभाया। हम जानते हैं कि 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन मुहैया कराने वाली बात हो, जो भारत ने एक तरह से जो लीडरशिप रोल प्ले किया है कि कोविड क्राइसिस के दौरान, और अभी भी आप देखेंगे कि जो 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन मुहैया कराने की बात हो, या एनर्जी के लिहाज से कैसा लीडरशिप रोल हो, क्योंकि 2070 तक भारत उन चुनिंदा डेवलपिंग कंट्रीज में से जो शायद इतना बड़ा एम्बिशियस टारगेट रख रहे हैं कि 2070 तक भारत कार्बन न्यूट्रल होता हुआ दिखाई देगा। तो एनर्जी के मोर्चे पर, ग्रीन एनर्जी के मोर्चे पर भारत कैसा लीडरशिप रोल को दिखाता हुआ पेश कर रहा है। तो ऐसे में जब लीडरशिप भारत के पास में है, तो गांधी और बुद्ध की आइडियोलॉजी को लेकर के कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं। आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि गांधी और बुद्ध की जो विचारधारा उसको लेकर हम कैसे आगे बढ़े। लेकिन एक मुद्दा जो यूक्रेन युद्ध है, जिससे पूरी दुनिया परेशान है, और पूरी दुनिया इस वक्त भारत की तरफ नजर गड़ाए बैठी है कि यूक्रेन युद्ध में भारत एक बड़ा रोल निभा सकता है शांति स्थापित करने के लिए। तो क्या आज की बैठक में यूक्रेन युद्ध से जुड़े मुद्दे भी कुछ उठ सकते हैं? बिल्कुल। देखिए इस समय पर आप देखेंगे जो मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म्स है वो डिवाइडेड है। आप चाहे G20 शिखर सम्मेलन की बात कर लीजिए या फिर अन्य मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म्स की बात कर लीजिए, वर्ल्ड डिवाइडेड है। लेकिन भारत का पक्ष या फिर फोकस इस बात पर है कि क्या केवल यूक्रेन क्राइसिस वो एक प्रोमिनेंट टॉपिक है या फोकस ऑफ डिस्कशन है। जाहिर सी बात है वो टेबल पर जरूर है इस समय पर जब तक यूक्रेन क्राइसिस की बात करें। लेकिन क्या फूड सिक्योरिटी क्या वो एक बड़ा चैलेंज नहीं है? एनर्जी क्राइसिस क्या वो एक बड़ा चैलेंज नहीं है? ग्रीन कैपेसिटीज को बिल्ड करना फ्यूचर जनरेशन के लिए क्या वो एक बड़ा चैलेंज नहीं है? एनवायरमेंटल क्राइसिस क्या एक बड़ा चैलेंज नहीं? क्योंकि कई सारी जो अर्थव्यवस्था है, जो इकोनॉमीज है, वो G20 शिखर सम्मेलन का जो हिस्सा नहीं भी है।
जिसको हम कहते हैं कि जो आइलैंड नेशंस हैं उनकी आवाज को कौन रखेगा। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी पहले भी कह चुके इस बात को कि हम लोग ग्लोबल साउथ की एक आवाज बनना चाहते हैं और उनके मुद्दों को भी मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म पर जगह तरजीह देना चाहते हैं। तो वो तमाम मुद्दे भी इस चर्चा के केंद्र में रहेंगे। जाहिर सी बात है कि कई सारे जो जियोपॉलिटिकल इश्यूज है वो भी चर्चा के केंद्र में आएंगे, लेकिन और भी प्रोमिनेंट पॉइंट्स है जिस पर डेलिब्रेशन डिस्कशंस होंगे, क्योंकि G20 एक बहुत ही ब्रॉड एरियाज पर बात करता हूं आपको दिखाई देगा। अरुण, अभी कुछ दिन पहले विदेश मंत्री ये कह रहे थे कि जिस तरह से पहले खास तौर पर तमाम इन राजनीतिक मुद्दों से निपटने के लिए जो एक सोच थी वो कहीं ना कहीं अटलांटिक रूप से प्रायोजित थी। अब जो है वो हम ये पैराडाइम शिफ्ट देख सकते हैं, इंडो पैसिफिक होता हुआ नजर आ रहा है। ये जो पूरा परिदृश्य है कितना अहम आप मानते हैं इस मंच से इंडो पैसिफिक को कहीं ना कहीं बल मिलना, और साथ ही साथ इस मीटिंग से इतर जो साइडलाइंस बायलैटरल्स होनी है जिसमें खास तौर पर रूस के जो विदेश मंत्री उनके साथ जो बैठक होगी उस पर रहेगी खास नजर विदेश मंत्री की। बिल्कुल, कई सारे बायलैटरल्स शेड्यूल हैं। और दूसरी बात कि क्या इंडो पैसिफिक फोकस रह सकता है? देखिए, बिल्कुल रह सकता है, लेकिन हमें इस बात को समझना होगा कि आखिरकार G20 जो ग्रुपिंग है इसका जो मेन फोकस है वो किस बात पर है। जो कॉमन कंसर्न्स है ग्लोबल इकोनॉमी के लिए या फिर जो इन बड़ी 20 अर्थव्यवस्थाओं के लिए, वो सेंटर ऑफ स्टेज पर आते हुए आपको दिखाई दे सकते हैं। दूसरा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो शायद कई जगह पर नजरअंदाज हो रहा है या फिर सुर्खियों में नहीं आ पा रहा है, वो है डेट का, कर्जे का। कई बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हम देख रहे हैं, कई डेवलपिंग इकोनॉमीज हैं जो हाई डेट टू जीडीपी रेशियो से बहुत है, यानी कि किसी भी अर्थव्यवस्था का जीडीपी साइज अगर 100 है तो उनका कर्जा 150 या 175 या 200 तक होते जा रहे हैं, डबल उनका डेट टू जीडीपी रेशियो होता जा रहा है, जिसकी वजह से वहां की जो आम जनता है वो परेशान होती हुई दिखाई दे रही है। ऐसी कई अर्थव्यवस्था हैं जो कि डेट यानी कर्जे की वजह से परेशान है। परेशान इसलिए क्योंकि फाइनेंशियल अनसर्टेनिटी की वजह से ये अर्थव्यवस्थाएं एक तरह से अपने कर्जे को कम नहीं कर पा रही है और इसका एक कास्केडिंग इंपैक्ट देखने को मिल रहा है फूड सिक्योरिटी के मोर्चे पर या फिर एनर्जी क्राइसिस के मोर्चे पर। भारत ने कई सारे इन मुद्दों के ऊपर एक लीडरशिप रोल निभाया है। चाहे बात हम वैक्सीन की करें तो अंडर डेवलप्ड या डेवलपिंग कंट्रीज को भारत 100 से भी ज्यादा कंट्रीज को भारत ने मुफ्त में वैक्सीन को मुहैया कराया और ये वसुधैव कुटुंबकम की बात रखी है। तो तमाम जी अरुण, आपके पास वापस आएंगे क्योंकि आज बहुत दो अहम मुद्दे हैं। G20 की विदेश मंत्रियों की बैठक तो है जिसमें प्रधानमंत्री का भी मैसेज भी आने वाला है, वहीं अच्छा, मैं एक सवाल अरुण से पूछना चाहूंगा कि अरुण, एंटनी ब्लिंकन भी आज G20 की बैठक में भाग लेने के लिए पहुंचे हैं और ऐसा माना जा रहा है कि भारतीय विदेश मंत्री के साथ उनकी द्विपक्षीय बातचीत होगी। तो इस बातचीत का मुख्य एजेंडा क्या हो सकता है? देखिए, इसको फ्यूचर में फोकस करना कि आखिर क्या मुद्दे निकल करके आ सकते हैं बहुत मुश्किल है, लेकिन हाँ एक बात बहुत श्योर है। लेकिन जाने से पहले जो तमाम विदेश मंत्री थे, जैसे कि हमने इनका जिक्र एंटनी ब्लिंकन का किया है, वैसे ही जो विदेश मंत्री है रूस के, उन्होंने भी कहा था कि जिस थीम के साथ भारत आगे बढ़ रहा है वसुधैव कुटुंबकम, उसके साथ आत्मसात करते हैं तमाम देशों के विदेश मंत्री। बिल्कुल आंचल और प्रखर जी, मतलब देखिए इंपॉर्टेंट ये कि आज दुनिया भर की जो टॉप लीडरशिप है वो भारत के साथ एंगेज करना चाह रही हैं। वो एंगेज इसलिए करना चाह रही क्योंकि भारत एक बहुत बड़ा मार्केट है। आप चाहे यूएस की बात कर लीजिए, रशिया की बात कर लीजिए, एशियन इकोनॉमीज की बात कर लीजिए, भारत के साथ एंगेज करना चाह रही है। तो चाहे सेक्रेटरी ब्लिंकन की बात करें या हम रशियन लीडरशिप फॉरेन मिनिस्टर्स की बात करें, फोकस इस बात पर है कि वो भारत के साथ एंगेज करना चाह रहे हैं और चाह रहे हैं कि कैसे हम लोग रिश्तों को और प्रगाढ़ कर सकते हैं, क्योंकि भारत एक बहुत बड़ा मार्केट साबित होता है। जैसे कि मैं फाइनेंशियल पॉइंट की एक बात कर रहा हूं लगातार कि फाइनेंशियल अनसर्टेनिटी है, चाहे रशिया की बात कर लीजिए, यूएस की बात कर लीजिए, इनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज ये है कि भाई हम अपनी अर्थव्यवस्था को कैसे वापस पैरों पर खड़ा कर सके, क्योंकि लगातार जो फेडरल रिजर्व ने यूएस के अंदर अपने रेट हाइक्स को किया है, रिसेशन की तरफ कगार पर यूएस बढ़ रहा है। तो ऐसे में यूएस को दरकार है कि डिमांड कैसी बढ़ाई जा सके। अभी हाल ही में हमने देखा कि भारत ने जो भारत में जो एयर इंडिया की एक बहुत बड़ी डील जो साबित होती है बोइंग और एयरबस के साथ में, लगभग 470 जो एयरक्राफ्ट खरीदते हैं, इससे भारत आज की तारीख में अपनी अर्थव्यवस्था को तो बढ़ावा दे ही रहा है, लेकिन दूसरे जो डेवलप्ड इकोनॉमीज हैं उनकी इकोनॉमी में भी कंट्रीब्यूट कर रहा है कि कैसे वहां पर भी जॉब क्रिएशन किया जा सके और वहां पे प्राइमरीली जो इकोनॉमी है वहां पे बूस्ट किया जा सके। क्योंकि अब ये पहली बार आप कहेंगे हो सकता है कि जो इतनी डेवलप कंट्रीज हैं, आप देखिए अभी हाल ही में यूके का बयान आया, हमने देखा कि फ्रांस की तरफ
तरफ से आया, यूएस की तरफ से आया कि वो थैंकफुल है भारत के लिए कि उन्होंने इतनी मेगा डील को साइन किया, एक इतने बड़े ऑर्डर को प्लेस किया है। तो भारत के पास वो कंजम्पशन करने की जो पावर जो है, जो 130 करोड़ भारतीय जब कंजम्पशन करते हैं तो कंजम्पशन की जो पावर है उसकी दरकार हर डेवलप्ड इकोनॉमी को है, डेवलपिंग इकोनॉमी को है। और इसीलिए लोग भारत की तरफ एक तरह से नजर रख रहे हैं और देख रहे हैं कि आखिरकार भारत के साथ कैसे एंगेज कर सकते हैं। दूसरा, भारत कई सारे इंक्लूसिव अप्रोच को रख रहा है अपने साथ में, जो शायद इन डेवलप कंट्रीज के लिए भी सीखने वाली बात है। चाहे 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन देना हो, या ऐसे समय में जब लोग कोविड के अंदर हर कोई अपने अपने दरवाजे बंद कर रहा था, दूसरों की मदद नहीं कर रहा था, भारत जाकर के 100 से भी ज्यादा देशों को मुफ्त में वैक्सीन उपलब्ध कराता है, अपने लोगों को वैक्सीनेट करता है, दूसरे देशों को भी वैक्सीन मुहैया कराता है, एक इंक्लूसिव अप्रोच के साथ आगे आता है। तो यूएस में जब प्राइम मिनिस्टर मोदी पिछले साल जब क्वाड की बैठक पे भी गए थे, तो वहां भी उनकी तारीफ इस बात पर की गई थी कि कैसे वैक्सीन को लेकर के, कोविड मैनेजमेंट को लेकर के भारत ने जो कदम उठाए थे, कैसे उन्हें हम क्वाड कंट्रीज में या अन्य डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर उसको रेप्लिकेट कर सकते हैं। तो हालांकि एक मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म जो G20 शिखर सम्मेलन का जो फॉरेन मिनिस्टर्स मीट है, ये बहुत सिग्निफिकेंट है भारत के लिए, क्योंकि भारत एक तरह से लीडरशिप रोल प्ले कर रहा है, गांधी और बुद्ध की आइडियोलॉजी के साथ में उनकी लेगेसीज को आगे लेकर के जा रहा है। और ऐसे समय में जब दुनिया डिवाइडेड है, भारत तमाम अर्थव्यवस्थाओं को, अरुण, आपने एक महत्वपूर्ण बात कही कि इस समय दुनिया डिवाइडेड है, और जब यूक्रेन वॉर शुरू हुआ था तब हमारी विदेश नीति को लेकर कई सवाल उठाए जा रहे थे, क्योंकि हमें पश्चिमी देशों को भी साथ लेकर चलना था और अपनी पुरानी मित्रता भी रूस से, रशिया से निभानी थी, और हम इसी रास्ते पे चले। और उसका नतीजा ये हुआ कि जब हमने रूस से अपनी मित्रता निभाई तो आज सारी दुनिया हमारी तरफ देख रही है और वो चाह रही है कि हम मध्यस्थता करें, हम अपनी जो उनकी मुद्दे हैं वो हम रशिया तक पहुंचाएं। तो ये भारत की विदेश नीति की आप कितनी बड़ी जीत देखते हैं? और इसी साल हमें G20 की अध्यक्षता मिलना, तो आप इसको देखते हैं कि ग्लोबल पावर बनने की दिशा में भारत किस तरफ जा रहा है? देखिए, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने, प्रखर जी, कई मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म्स पर इस बात को कहा है कि दिस इज नाउ टाइम फॉर रिफॉर्म्स इन दी मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म्स। चाहे आप IMF की बात कर लीजिए, UN की बात कर लीजिए, जितने भी मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म्स है, पर रिफॉर्म्स की बात की, क्योंकि वर्ल्ड ऑर्डर ग्रेजुअली बहुत चेंज हुआ है। भारत, जब प्राइम मिनिस्टर मोदी जब सत्ता में आए थे 2014 में, तो भारत उन टॉप 5 बिगेस्ट इकोनॉमीज में से नहीं था, लेकिन आज भारत के टॉप 5 वर्ल्ड इकोनॉमीज में शुमार है, जो दर्शाता है कि भारत का इकोनॉमिक पावर ग्रो हुआ है। भारत एक इंक्लूसिव अप्रोच के साथ में जा रहा है। जो थीम है बहुत सोच करके और विचार मंथन करके डिजाइन की गई है, बनाई गई है, वसुधैव कुटुंबकम। यानी भारत केवल अपने बारे में नहीं सोच रहा है, भारत पूरी दुनिया के बारे में सोच रहा है। इस दिशा के साथ में जो वसुधैव कुटुंबकम यानी कि वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर की बात की गई थी। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जिस मुद्दों की बात कर रहे हैं उसमें पूरी दुनिया के बारे में सोच रहे हैं, और यही वजह कि भारत का वर्चस्व बड़ा है, और इसलिए प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कई सारे मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म्स के जो रिफॉर्म्स है उसकी भी बात की थी। और सबसे प्रोमिनेंट पॉइंट यहां निकल करके ये आता है प्रखर जी, कि ऐसे समय में जब तमाम अर्थव्यवस्थाएं अपने अपने बारे में सोच रही हैं, लेकिन यहां पर भारत अपने बारे में तो सोच ही रहा है, लेकिन दूसरे देशों के बारे में भी सोच रहा है, कि इंक्लूसिव सोच के साथ में आगे बढ़ रहा है। और जैसा कि आपने भी जिक्र किया प्रखर जी, कि रशिया के साथ में तेल खरीदने की बात हो, या फिर अपने जो लोग हैं उनको फायदा पहुंचाने की बात हो, तो ये बात को सबने एक तरह से अप्रिशिएट भी किया है, माना भी है, क्योंकि वेस्ट जब अपनी डिमांड को पूरा करने के लिए जब रशियन क्रूड खरीदता है, तब कुछ संदेह नहीं किया जाता है, बात नहीं होती है। लेकिन भारत जब अपने लोगों के बारे में विचार करता है तो कई प्लेटफॉर्म्स पर इसकी बात होती है। लेकिन हाँ, ये एक इस चीज को दर्शाता है कि भारत अपने लोगों के बारे में सोच रहा है एक तरफ से, और दूसरी तरफ एक ग्लोबल अप्रोच के साथ में भी आगे जा रहा है। तो ये तो ठीक है, ये बायलैटरल पॉइंट्स हैं, ये डिस्कशन के केंद्र में रहेंगे बायलैटरल मीटिंग्स के दौरान। लेकिन जो बड़ा जो फोकस है, जो कि फॉरेन मिनिस्टर्स मीट है, क्योंकि बहुत मोस्ट पावरफुल, आप इस ग्रुपिंग के अंदर जो मोस्ट पावरफुल जो कह सकते हैं डेलिब्रेशंस जहां से निकलते हुए दिखाई देंगे फॉरेन मिनिस्टर्स मीट के दौरान। तो अगर हम पॉइंट वाइज इसको कैटेगराइज करने की कोशिश करें तो नो डाउट नंबर 1 जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस पर चर्चा होगी ही होगी, लेकिन भारत पूरी तरह से इस बात पर कोशिश कर रहा है, और तमाम जो अर्थव्यवस्था इस बात पर फोकस करेंगी कि कैसे हम जो कॉमन चैलेंजेस है उसके ऊपर एक समन्वय बैठा सके, जिसमें कि आपका क्लाइमेट चेंज और एनवायरमेंटल इश्यूज आता है। नंबर 2 फूड सिक्योरिटी आता है, क्योंकि भारत एक तरह से लीडरशिप रोल निभा रहा है, 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को मुफ्त में राशन करा रहा है। तो वही दूसरी तरफ जो एनर्जी क्राइसिस है, जो कि बहुत बड़ा चैलेंज साबित होता है। यहाँ पर एक खबर पर और नजर लगी हुई है। चीन के विदेश मंत्री हैं, जो पहली बार विदेश मंत्री बनने के बाद पहली बार भारत की यात्रा पर आ रहे हैं, किंग गॉन्ग।
उनके बारे में माना जा रहा है कि उनकी भी हमारे विदेश मंत्री के साथ मुलाकात होगी। तो इस मुलाकात को आप किस नज़र से देखते हैं? और इसी के तरुण इसको भी जोड़ ले, क्योंकि ये गैर G20 देश हैं जिनके विदेश मंत्री इस बैठक में हिस्सा ले रहे हैं, जिसमें फ्रांस की विदेश मंत्री हैं, साथ ही साथ रूस के विदेश मंत्री। उस लिहाज से क्योंकि ये G20 का पार्ट नहीं है, कितनी अहम आप मानते हैं इनका भारत आना? देखिए, भारत ने कई सारी ऑब्जर्वर जो हम कहते हैं कि कंट्रीज को, इंस्टीट्यूशंस को भी एक तरह से इसको इनवाइट, एक तरह से प्रोटोकॉल रहता है जिसको हम इनवाइट करते हैं। नंबर 1, अगर हम चाइना के परिप्रेक्ष्य में बात करें, चाइना जो इस मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म में जो शिरकत करने आ रहे हैं, बायलैटरल्स भी शेड्यूल कह सकते हैं हम लोग, तो इसमें जो सबसे प्रोमिनेंट पॉइंट है, किन मुद्दों पर बातचीत हो सकती है, कई सारे डाइवर्स, क्योंकि इसे पहले से फोकस करना कि क्या बात होगी क्या बात नहीं होगी, ये इस समय पर बता पाना बहुत ही मुश्किल है कि आखिरकार किन मुद्दों पर बातचीत हो सकती है। लेकिन हाँ, एक पॉइंट है जिस पर जो प्राइमरीली फोकस रखा जाएगा, वो है जो हमारे कॉमन पॉइंट्स हैं कि कैसे प्राइमरीली हम जो इस बात को देख रहे हैं, क्योंकि आज की तारीख में दुनिया भर की जो इकोनॉमीज हैं, जो तमाम देश हैं, वो इस बात पर फोकस कर रहे हैं कि कैसे हम लोग बड़ा मार्केट कैप्चर कर सके, कैसे, क्योंकि हम जानते हैं कि आप रिसेंटली आपने देखा होगा कि जो कई बड़ी बड़ी जो कॉन्ग्लोमरेट्स है, बिजनेस है, वो एशिया के अंदर, इंडिया के अंदर अपनी बेसिस को एक्सपैंड करना चाह रहे हैं, कैपेसिटीज को बढ़ाना चाह रहे हैं। तो भारत एक बहुत बड़ा पावर हाउस बन करके निकला है पोस्ट कोविड पैंडेमिक टाइम स्पेसिफिकली। तो एक तरह से कैसे एक बड़े मार्केट के तौर पर भारत निकला है, तो इस लिहाज से जो तमाम देश है एंगेज करेंगे, चाहे चाइना की आप बात कर लीजिए या फिर आप रशिया, फ्रांस की बात कर लीजिए, जिनकी आप जिक्र कर रहे थे। लेकिन इससे भी इंपॉर्टेंट यहां पर यह निकल करके आएगा कि हम लोग कैसे कोलैबोरेटिव अप्रोच के साथ में G20 का जो एजेंडा है उसको कैसे आगे लेकर के जा सके और उनको सबको कैसे ऑनबोर्ड लेकर के आया जा सके। क्योंकि जिस बात को मैं अभी प्रखर जी के सवाल से पहले जो मैं बता रहा था कि वर्ल्ड, तो भारत के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगा कि कैसे इस डिवाइडेड वर्ल्ड को एक साथ ला करके, यूनिफाई करके एक कॉमन गोल्स को अचीव किया जा सके। फिर चाहे आप चाइना की बात कर लीजिए या फिर यूएस की, यूरोप की या पूरे वेस्ट की बात कर लीजिए, तो इनको एक पेज पर। तो देख लेते हैं G20 विदेश मंत्रियों की बैठक पर प्रधानमंत्री मोदी का वीडियो संदेश, आइए सुनते हैं। Foreign ministers, head of international organizations, excellencies, I welcome you to India for the G20 foreign ministers meeting. India has selected the theme of One Earth, One Family, One Future for its G20 presidency. It signals the need for unity of purpose and unity of action. I hope that your meeting today will reflect the spirit of coming together for achieving common and concrete objectives. Excellencies, we must all acknowledge that multilateralism is in crisis today. The architecture of global governance created after the Second World War was to serve two functions. First, to prevent future wars by balancing competing interests. Second, to foster international cooperation on issues of common interests. The experience of the last few years, financial crisis, climate change, pandemic, terrorism, and wars clearly shows that global governance has failed in both its mandates. We must also admit that the tragic consequences of this failure are being faced most of all
by the developing countries. After years of progress, we are at risk today of moving back on the Sustainable Development Goals. Many developing countries are struggling with unsustainable debt while trying to ensure food and energy security for their people. They are also the ones most affected by global warming caused by richer countries. This is why India's G20 presidency has tried to give a voice to the global south. No group can claim global leadership without listening to those most affected by its decisions. Excellencies, you are meeting at a time of deep global divisions. As Foreign Minister, it is but natural that your discussions are affected by the geopolitical tensions of the day. We all have our positions and our perspectives on how this tension should be resolved. However, as the leading economies of the world, we also have a responsibility toward those who are not in this room. The world looks upon the G20 to ease the challenges of growth, development, economic resilience, disaster resilience, financial stability, transnational crime, corruption, terrorism, and food and energy security. In all these areas, the G20 has capacity to build consensus and deliver concrete results. We should not allow issues that we cannot resolve together to come in the way of those we can. As you meet in the land of Gandhi and the Buddha, I pray that you will draw inspiration from India's civilizational ethos to focus not on what divides us, but on what unites us. Excellencies, in recent times, we have seen the most disastrous pandemic of a century. We have witnessed thousands of lives lost in natural disasters. We have seen global supply chains break down during times of stress. We have seen stable economies suddenly overwhelmed by debt and financial crisis. These experiences clearly show the need for resilience in our societies, in our economies, in our healthcare systems, and in our infrastructure. The G20 has a critical role to play in finding the right balance between growth and efficiency on one hand and resilience on the other. We can reach this balance more easily by working together. That is why your meeting is important. I have full trust in your collective wisdom and ability. I am sure that today's meeting will be ambitious, inclusive, action-oriented, and will rise above differences. I thank you and wish you all the best
for a productive meeting. तो आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री के वीडियो संदेश को, जो कि G20 की विदेश मंत्री की औपचारिक बैठक आज शुरू हुई है। उसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जिस थीम के समावेशी विकास के साथ भारत आगे बढ़ रहा है G20 की अध्यक्षता को लेकर, वो बेहद अहम है। और जिसका जिक्र वो कर रहे थे कि कैसे इन तमाम देशों को एक मंच और एक हितधारक के रूप में सबको साथ लेकर चलना है, उसका जिक्र उन्होंने किया। बहुपक्षवाद खतरे में और एक परिवार, एक थीम, एक फ्यूचर को लेकर हमें आगे बढ़ना है, इसका जिक्र भी प्रधानमंत्री ने किया। इससे जुड़ी भी अपडेट्स हम आपको आगे बुलेटिन में देंगे, लेकिन वापस लौटते हैं। अब आज का दिन अहम, त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड के नतीजे और रुझान जो है वो सामने आ रहे हैं। शुरुआती रुझान में हम देख पा रहे हैं कि 60 सीटों में बिल्कुल त्रिपुरा में 53 सीटों का जो रुझान सामने में भाजपा के पास 38 प्रखर और सीपीएम 11 और टिपला-मोथा 4। बिल्कुल, और नागालैंड में बीजेपी के लिए बहुत अच्छी खबर आ रही है। बीजेपी गठबंधन जो है एनडीपीपी के साथ वो 43 सीटों पर आगे चल रहा है। वहीं कांग्रेस 1 और एनपीएफ 4 सीटों पर, और अब वहीं अदर्स जो हैं वो 3 सीटों पर आगे चल रहे हैं। मेघालय में के रुझान की अगर बात की जाए तो 39 सीटों के जो रुझान आ गए हैं। बीजेपी 8 सीटों पर आगे दिखाई दे रही है। एनपीपी 19 पर है, यूडीपी 7 पर है और अदर्स 5 है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, पिछली बार 21 सीटें मेघालय से बीजेपी जीती थी और इस बार 0 पर है। मतलब सुपड़ा साफ हो गया है। पिछली बार सरकार बनाने के लिए दावेदारी ठोक रही थी, और बड़ी पार्टी बन के हुई थी, बड़ी पार्टी सरकार नहीं बना पाई, और सरकार नहीं बना पाई थी। उसका नतीजा आज ये दिख रहा है कि 0 सीट पर। और खास बात, मेघालय के दौरे पर गए थे राहुल गांधी, वहां पर उन्होंने एक सभा की थी, उसके बाद कांग्रेस की ये स्थिति है। और ये भी कहा गया कि कहीं ना कहीं एक बेरुखी देखी गई पूरे पूर्वोत्तर के चुनाव में। जिस तरह से स्टार प्रचारक उतारने चाहिए थे, कांग्रेस को नहीं उतारे। और सबसे अहम बात यहाँ पर ये भी देखने वाली होगी प्रखर की, जो कहीं ना कहीं फायदा मिला है, उसका फायदा देखिए एनपीपी को मिलता हुआ। किस तरह के परेशान थे कांग्रेस से वहां पर जो जनता थी। अब दिलचस्प ये होगा कि चुनाव के बाद अगर यही रुझान जो है वही नतीजों में परिवर्तित होते हैं, तो इस सरकार की, नई सरकार का स्वरूप क्या होगा, ये एक बहुत दिलचस्प बात होगी मेघालय के भविष्य को लेकर। और यहाँ पर अगर हम नागालैंड की बात करें, जहाँ पर देखिए नीचे हम टैली दिखा रहे हैं कि तमाम जो प्रमुख उम्मीदवार हैं वो किस तरह से आगे। त्रिपुरा की अगर बात करें, पिछली बार पीछे हार गई थी प्रतिमा भौमिक, और इस बार आगे कौशिक चंद्रा की अगर बात की जाए तो सीपीएम से पीछे। खास तौर पर जो तमाम लेफ्ट ने अपने आप को दोबारा स्थापित करने की कोशिश की। सीपीएम में 11 जो है सीटें जरूर आई हैं, लेकिन कहीं पर भी वो बीजेपी का मुकाबला करते हुए दिखाई नहीं दे रही है इसमें। तो इस तरह के रुझान आपके पास हम लाते रहेंगे, लेकिन फिलहाल जनादेश इस खास कार्यक्रम में वक्त छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए डीडी न्यूज के साथ। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। हाय मॉम, फिर से शॉपिंग? बाबूजी, आपने इसे बिगाड़ के रखा। लिमिट में करो तो कुछ बुरा नहीं होता है। बिना लिमिट शॉपिंग करेगी आपके कार्ड पे ऐड ऑन जो है। मैंने तो कार्ड पे लिमिट सेट कर दिया। अच्छा, इसके फायदे ये हैं कि रिस्क कम हो जाता है, और अगर फ्रॉड भी हुआ तो तुरंत बैंक को बोल दीजिए, नुकसान कम। दादू, नेक्स्ट टाइम ये पिंक ड्रेस। यू आर द लिमिट। लिमिट तो सेट है। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। जन औषधि केंद्रों पर मिलने वाली दवाओं की कीमत बाजार में जो दवाएं मिलती हैं उसी क्वालिटी की, लेकिन जन औषधि केंद्र में 50% से 90% तक उसकी कीमत कम होती है। भारतीय जन औषधि परियोजना के अंतर्गत अब तक देश भर में हजारों जन औषधि केंद्र खोले जा चुके हैं, जहां पर 1759 से अधिक दवाइयां और 280 सर्जिकल उपकरण बहुत ही कम कीमतों पर उपलब्ध हैं। अधिक जानकारी के लिए जन औषधि सुगम मोबाइल ऐप को डाउनलोड करें या टोल फ्री नंबर पर कॉल करें। सस्ती एवं उत्तम दवाएं जन औषधि केंद्र से लाएं। ब्रेक के बाद हमारे खास कार्यक्रम जनादेश में आप सभी का स्वागत है। आपके टीवी स्क्रीन पर हम दिखा पा रहे हैं आपको कि किस तरह से जो ये चुनावी टैली है उस पर एक बार बात कर लेते हैं। तो अगर मेघालय का जिक्र करें, 59 सीटों में से 39 पर रुझान सामने है। 8 बीजेपी, कांग्रेस का सूत्रा साफ, एनपीपी 19 सीटों के साथ, यूडीपी भी 7 सीटों के साथ। वहीं अगर निर्दलीयों की बात की तो 5। तो यहाँ पर एनपीपी बढ़त बनाती हुई भाजपा के, अगर पुराने हम पिछले विधानसभा चुनाव से कंपेयर करें तो देखिए अच्छा खासा 4 गुना बढ़त हम इसको मान सकते हैं। यहाँ पे दिलचस्प ये भी होगा कि मेघालय में
टीएमसी का प्रदर्शन क्या रहा है, क्योंकि जब हंग असेंबली बनेगी तो बहुत सारे छोटे छोटे फैक्टर भी यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाएंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, कांग्रेस जो पिछली बार सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी, वो इस वक्त सिर्फ, और भी इसमें एक टैली में एक चेंजेस आया है, चेंज हुआ है 9 सीटों पर। बीजेपी अब 9 सीटों पर रुझानों में आगे है। 17 पर एनपीपी है, यूडीपी 6 पर है, अदर्स 5 पर है, यानी बीजेपी मेघालय में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनती दिख रही है। हमारे साथ विशाल बैरिस्टो साथ में जुड़े हुए हैं। विशाल, अगर मैं आंकड़े एक बार आपके सामने दोहरा दूं तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं कि 37 सीटों पर रुझान आ गया है। बीजेपी 9 सीट पर आगे है, कांग्रेस को एक भी सीट पर अभी रुझान आगे नहीं दिखाई दे रही है। एनपीपी 17 पर है, यूडीपी 6 पर है और अन्य 5 पर हैं। विशाल, आपकी प्रतिक्रिया? देखिए प्रखर, मैं शुरू से कहता रहा हूं कि बीजेपी का प्रदर्शन अच्छा रहने वाला है और उसको फायदा इसलिए मिलेगा क्योंकि गारो की अगर हम लड़ाई की बात करें तो संगमा वर्सेस संगमा की जो लड़ाई है उसका फायदा उसको मिलेगा। और कांग्रेस की जो आप बात कर रहे थे कि कांग्रेस का सूपड़ा साफ होता हुआ दिख रहा है, वो इसलिए है क्योंकि कांग्रेस का जितने भी चेहरे थे वो तो ट्रांसफर हो गए टीएमसी के अंदर, और कांग्रेस 5 साल सरकार बनाने के बाद भी 21 सीट हासिल उसने की थी, सबसे बड़ी पार्टी बनकर आई और वो लोग सोते रह गए। और जो दूसरे नंबर की पार्टी थी एनपीपी, उसने गठबंधन करके यूडीपी और बीजेपी के साथ सरकार बना ली। ये कांग्रेस की कहानी है पूरे देश में कि वो आगे कभी अच्छा कर भी देते चुनाव के अंदर तो वो उनका जो शीर्ष नेतृत्व है वो फैसला नहीं ले पाता और इसकी वजह से ये होता है कि उनके हाथ से आई हुई बाजी भी निकल जाती है। अब हम बात कर रहे हैं बीजेपी की, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि बीजेपी खासतौर से गारो का जो इलाका है वहां पर जो दूसरी ट्राइब्स है गारो और खासी और जैंतिया के अलावा, जिसमें कोच, हजोंग, राभा और असम से आए हुए लोग हैं, बंगाल से आए हुए लोग हैं, ईस्ट बंगाल से माइग्रेट करके आए हुए लोग हैं, ये वो ऐसे वोट बैंक है जो बीजेपी की आइडियोलॉजी को बहुत सूट करता है। बीजेपी ने यह भी कहा है कि हम खास तौर से इन जातियों के लिए अलग से हम स्कीम्स लेकर आएंगे, कोच, हजोंग और राभा के लिए। और इसके अलावा खासी के अंदर भी बीजेपी अच्छा इसलिए कर पा रही है क्योंकि बीजेपी का यह कहना है कि अगर आपको डेवलपमेंट चाहिए तो उसके लिए डबल इंजन की सरकार होना जरूरी है, उसमें करप्शन आपको खत्म करना होगा, और ये सिर्फ बीजेपी करती रही है। एक इंटरेस्टिंग बात मैं कहना चाहूंगा कि बीजेपी ने कभी नहीं कहा कि हम अलायंस करेंगे या पोस्ट पोल अलायंस करेंगे या लाइक माइंडेड पार्टीज के साथ करेंगे। उन्होंने कहा कि नहीं, सिर्फ हम अपने दम पे चुनाव लड़ेंगे। जबकि कॉनरेड संगमा से जब मैंने बातचीत की तो उन्होंने प्रधानमंत्री की तारीफों के पुल बांध दिए। इससे साफ जाहिर था विशाल समीकरण क्या दिख रहे हैं। अगर सीधे हम समीकरणों की बात करें, हाथ मिलाना होगा, नतीजों के बाद क्या समीकरण बन सकते हैं विशाल, वो थोड़ा सा दर्शकों को स्पष्ट करेंगे तो हमारे दर्शक ज्यादा बेहतर तरीके से समझ पाएंगे कि इसमें से क्या कैलकुलेशन क्या हो सकता है। मैं वही आपसे कह रहा हूं कि प्रखर, मैं वही आपसे कह रहा हूं कि कॉनरेड संगमा ने कहा था कि हम लाइक माइंडेड पार्टीज के साथ अलायंस करेंगे। ये बात टीएमसी ने भी कही थी, लेकिन एनपीपी और टीएमसी का अलायंस इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि वहां पर संगमा वर्सेस संगमा का ईगो आड़े आ सकता है। जबकि बात करें यूडीपी की, यूडीपी एनपीपी के साथ पहले भी अलायंस में थी। और हम बात करें बीजेपी की तो जब मैंने कॉनरेड संगमा से प्रधानमंत्री के बारे में बात की तो उन्होंने इतने तारीफों के पुल बांधे कि प्रधानमंत्री ने जितना पूर्वोत्तर को दिया है अभी तक किसी भी केंद्रीय नेता प्रधानमंत्री ने ऐसा नहीं दिया। और इसकी वजह से मैं बहुत इज्जत करता हूं प्रधानमंत्री की, और अगर जरूरत पड़ी तो हम पोस्ट पोल अलायंस के बारे में भी सोच सकते हैं। मैंने उनसे साफ सवाल किया कि आप अलग चुनाव लड़ रहे हैं, बीजेपी अलग लड़ रही है, यूडीपी भी सभी सीटों पर अलग चुनाव लड़ रही है, तो ऐसे कैसे अलायंस होगा। तो उन्होंने कहा देखिए ये वक्त बताएगा, हम पहले भी अलग अलग लड़े थे और चुनाव के बाद हम एक हो गए थे, तो जरूरत पड़ने पर हम वापस जादुई आंकड़ा जो है मेघालय में उसे छूने के लिए पर बिल्कुल विशाल आप जो बात की तो बात बहुत अहम है कि उस जादुई आंकड़े को छूने के लिए अलायंस की बहुत जरूरत है। आपके पास वापस आऊंगी क्योंकि त्रिपुरा के आंकड़े भी अपने दर्शकों को बताएं कि जो रुझान है 60 में से 52 सीटों पर रुझान सामने आया, जिसमें बीजेपी के खाते में 35 सीटें, सीपीएम के खाते में 13, त्रिपुरा मोर्चा के खाते में 4 सीटें साफ तौर पर नजर आ रही हैं। और ये विधानसभा है। अगर बात करें त्रिपुरा की तो इस पर लगातार ये बात की जा रही थी कि कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए बहुत चुनौतियां होंगी, लेकिन यहाँ पर बढ़त मिलती है भाजपा को। अगरतला से जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता अभी कुमार आलोक, कुछ देर में जुड़ेंगे, लेकिन देखते कौन आगे चल रहा है। तो जो सबसे अहम वीवीआईपी सीट थी प्रखर माणिक साहा की बिल्कुल आगे चल रहे हैं टाउन बोरदोली से, और सबसे अहम यहाँ पर जो दूसरी सीट ये यहाँ पर भी कांग्रेस पीछे बड़े नेता आशीष कुमार साहा चुनावी ताल ठोक रहे थे, लेकिन ये सीट जो है उस पर भाजपा का दबदबा। वहीं अगर बात करें धनपुर से, ये चौंकाने वाली चीज इसलिए क्योंकि पिछली बार यहाँ से हार गई थी प्रतिमा भौमिक
और आज आगे हैं और उस लिहाज से इस सीट पर अहम हो जाती हैं। वहीं यहाँ पर जो सीपीएम के कैंडिडेट हैं कौशिक चंद्रा, वो पीछे चल रहे हैं क्योंकि सीपीएम ने कहीं ना कहीं फिर से अपना किला बनाने की कोशिश की है, लेकिन वो नजर होता हुआ नजर नहीं आ रहा। वहीं अगरतला सीट से सुदीप राय बर्मन जो कांग्रेस के हैं वो आगे चल रहे हैं, एकमात्र एमएलए है वहां से। जी हाँ। और बीजेपी से अगरतला की अगर बात की जाए तो पापिया दत्ता अभी पीछे चल रही हैं। ये शुरुआती रुझान है, तो त्रिपुरा विधानसभा चुनाव के हम आपको बता रहे हैं, तो वहां पे पीछे चल रही हैं। वहीं अगर रुख करें रामनगर से सुरजीत दत्ता का, तो वो अभी आगे अहम सीट, यहाँ पर वो अभी जो शुरुआती रुझान आ रहे हैं उसमें आगे नजर आ रहे हैं। और फिर से माणिक साहा, जिन पर विश्वास जताया भाजपा ने एक बार फिर से जो है, और किस तरह से यहाँ पर वो अभी आगे चलते हैं। तो अगरतला से हमारे साथ हमारे संवाददाता कुमार आलोक जुड़े हुए हैं। कुमार, ये जो नतीजे, ये जो रुझान हम देख पा रहे हैं, इन रुझानों का अगर मैं आपसे जिक्र करूं, किस तरह से इसे आप लेते हैं? क्योंकि लगातार जब हम आपसे बात करते थे तो कहते थे कि टिपरा मोथा एक बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित होगी, लेकिन फिलहाल सिर्फ 4 सीटों पर, और सीपीएम भी बहुत बड़े दावे ठोक रही थी 13 सीटों पर कांग्रेस से मिलकर लड़ने के बाद भी। हाँ, और दोनों की विचारधारा बिल्कुल अलग। देखिए जो रिजल्ट जो ट्रेंड्स आ रहे हैं उस ट्रेंड्स के मुताबिक बीजेपी कंफर्टेबल बहुमत की ओर बढ़ रही है आगे। और खासकर जो चौंकाने वाली जो बात जो हमने पहले भी अपनी रिपोर्ट में कही थी कि टिपरा मोथा जो पार्टी है पहली बार चुनाव लड़ रही है और उसने अच्छा परफॉर्मेंस किया था। अब जो रिजल्ट के जो ट्रेंड्स आ रहे हैं उसमें टिपरा मोथा ने खासकर जो आदिवासी इलाके हैं जो रिजर्व सीटें थी वहां पर अच्छा परफॉर्म कर रही है। लेकिन ये अभी शुरुआती रुझान है और हमें अभी प्रतीक्षा करनी होगी। हमारे साथ बीजेपी के प्रखर प्रवक्ता यहाँ पर मौजूद हैं स्टेट के। सर आप बताओ शुरुआती रुझान में क्या है? नहीं, भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही और ये भारत बना के रखेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का सरकार बनेगा, इसमें भी कोई संदेह नहीं है, क्योंकि पिछले 5 सालों में जिस तरह से काम हुआ है यहाँ पर वो पहले कभी हुआ ही नहीं। त्रिपुरा के भारत भुक्ति के बाद पहली बार इस तरह से काम हुए हैं। केंद्रीय सरकार का जितना भी प्रोजेक्ट है उसको इस तरह से इम्प्लीमेंट किया गया है यहाँ पर, जो पहले कभी हुआ नहीं। और ये प्रोजेक्ट भी त्रिपुरा में इससे पहले ऐसा होता कौन किस पार्टी के है उस पार्टी के हिसाब से उनको दिया जाता था लाभार्थी जो है। कि भारतीय जनता पार्टी के सरकार रहने के कौन सीपीएम है कौन कांग्रेस है भाजपा, ये सब नहीं देखा गया। साथ ही में अपने सरकार का कुछ अलग ही ये था, प्रोजेक्ट्स था। लीला जी ये बताइए कि मुझे तो लग रहा है जो ट्रेंड्स अभी आ रहे हैं भाजपा अपने बूते सरकार यहाँ बना लेगी, लेकिन अगर हंग असेंबली की अगर बात होती है तो क्या टिपरा मोथा के साथ भी आप लोग समझौता कर सकते हैं? नहीं, हम लोग ऐसा नहीं सोचते कि ये एब्सोल्यूट मेजॉरिटी नहीं आएगा। हम लोगों को लगता है वो ही आएगा और हम अपने बलबूते पर सत्ता में आएंगे। अगली बार जब आपकी सरकार बनेगी इस बार, तो आपका एजेंडा क्या रहेगा? विकास के जिस एजेंडे से आप आगे बढ़े थे वो 5 साल का एजेंडा क्या होगा आप लोगों का? विकास को लेके ही हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हेल्थ सेक्टर में बहुत काम करना बाकी है। अभी भी बहुत परिवर्तन हुआ है। अभी आपके गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाए तब भी आप लोगों को देखें क्या क्या परिवर्तन आए हैं। जो डॉक्टर श्रेणी है वो भी सोचते हैं कि भारतीय जनता पार्टी आने के बाद उनको भी सम्मान मिले हैं, और साथ ही में इस तरह से हेल्थ सेक्टर में काम हुआ है। कुमार, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है यहाँ पर तो कुछ भी हो जाता है तो बाहर ही भेजना पड़ता था। जी कुमार, इनसे एक सवाल आप ये पूछ सकते हैं कि 9 महीने पहले, चुनाव से सिर्फ 9 महीने पहले जो चेहरा बदला बीजेपी ने, वो कितना बड़ा गेम चेंजर साबित हुआ? हमारे एंकर क्वेश्चन कर रहे हैं आपसे कि आपने जो विप्लव देव थे मुख्यमंत्री, उनका चेहरा बदला, आपने दूसरे मुख्यमंत्री को आप मानिक शाह को आपने, ये कितना बड़ा गेम चेंजर बना? नहीं, ऐसी बात नहीं है, ये पार्टी का डिसीजन है और पार्टी कभी भी ऐसे सोच सकते हैं किसी को किसी दायित्व में लेना है। और विप्लव देव जी को सर्वभारतीय क्षेत्र में ले जाने की बात पहले से ही चल रहे थे और उनको लिया गया। सर्वभारतीय क्षेत्र में उनका योगदान जरूरी है, तो इसलिए उनको लिया गया। और मानिक शाह जी बहुत तजुर्बेकार आदमी है, उनको मुख्यमंत्री का दायित्व दिया गया है। कुमार, इस तरह से बाकी राज्यों में और बाकी राजनीतिक दलों में कुमार, जिस
कुमार, अगर मेरी आवाज अब तक आ रही है तो जिस भावनात्मक अपील की टिपरा मोथा लगातार जिक्र कर रही थी कि आदिवासी वोट बैंक को साधने की, उस लिहाज से जो रुझान है, जो ट्रेंड्स है, उसमें वो नहीं झलक पा रहा। हालांकि अभी देखा जाए तो 5 सीटें हैं टिपरा मोथा के खाते में, जो अगर शुरुआती ट्रेंड्स हम देखें उस लिहाज से अगर हम इनसे जान पाए तो कितना असर चुनावी समीकरण पर। तो 17 तक सीटें हाँ दिखाई दी थी, अभी तो 5 पर सिमटती नजर आ रही है। मैंने इनसे पहले ही प्रश्न किया था टिपरा मोथा के बारे में, तो इन्होंने साफ बताया कि भाजपा पूर्ण बहुमत में आ रही है, तो हमें किसी का साथ लेने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो रुझान चल रहे हैं या जो उस जनता पैलेस में जो उनका महल है राजकुमार का, तो वहां पर एक भारी भीड़ वहां पर लगी हुई है। आप क्या समझते हैं टिपरा मोथा को, आप उनके बारे में आप अगर मुझे तो लग रहा है कि आप पूर्ण बहुमत में आ जाएंगे, लेकिन अगर जरूरत पड़े, फिर से मैं आपसे रिपीट क्वेश्चन कर रहा हूं, इस विषय में हमने सोचा ही नहीं है, क्योंकि बहुमत में आ रहा तो ये सोच विचार की विषय नहीं रहता ना। तो अगर ऐसी स्थिति कभी बनता है तब देखा जाएगा क्या होता है। इनसे ये भी जान लेते हैं, स्थिति अगर बनेगी तुम्हारी यहाँ बने हुए तो इनसे जान लेते हैं ना कि ये जो रुझान शुरुआती है जिसमें भाजपा को बढ़त मिल रही है, इसमें हेमंत बिस्वा शर्मा का रोल कितना अहम हो जाता है। सर, ये आपसे हमारी एंकर पूछ रही है कि हेमंत बिस्वा शर्मा एक नॉर्थ ईस्ट में बहुत बड़े स्ट्रैटेजिक लीडर हैं वो, और उनका रोल कितना बड़ा है इस चुनाव में, खासकर पूर्वोत्तर के चुनाव में। नहीं, 18 के इलेक्शन में ही उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका लिए थे, और हेमंत दा सारे नॉर्थ ईस्ट के लीडर हैं, उनके मार्गदर्शन में बहुत सारे काम हुआ है। त्रिपुरा में भी इलेक्शन के सिवा और भी बहुत कुछ हुआ है, तो इनका योगदान तो जरूर एक बहुत भूमिका रखते हैं 18 के इलेक्शन में भी, और अभी 23 का जो इलेक्शन है उसमें भी। तो मतलब उनके मार्गदर्शन में बहुत काम हुआ है त्रिपुरा में। तो हेमंत बिस्वा शर्मा के बारे में जिस तरीके से इन्होंने बताया कि नॉर्थ ईस्ट में सिर्फ त्रिपुरा में ही नहीं। चलिए, आप हमारे साथ बने रहिएगा कुमार, बहुत ही रोचक होती जा रही है ये टैली भी, और रोचक होता जा रहा है मुकाबला भी, इस पर और भी बातचीत करेंगे। लेकिन फिलहाल जनादेश में इस खास कवरेज में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा, वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। Invest once and enjoy guaranteed maturity with life cover with LIC's Dhan Varsha, a single premium plan for your family's security and prosperity. स्वागत। और त्रिपुरा का हमने जिक्र किया, बात कर रहे थे नागालैंड को लेकर भी, जहां भाजपा का बेहतरीन प्रदर्शन सामने साफ तौर पर जो शुरुआती ट्रेंड्स उसमें नजर आ रहा है। भाजपा अगर 60 सीटों में से 53 सीटों के हम रुझान देखें तो 41 सीटें प्रखर भाजपा के पास, कांग्रेस के पास 1, एनपीएफ 3 और एनडीपी गठबंधन बहुत अच्छा करता दिखाई दे रहा है, पिछली बार से बेहतर करता दिखाई दे रहा है। 41 सीटें बहुत बड़ी बात है। कांग्रेस सिर्फ 1 सीट पर सिमट गई है, एनपीएफ 3 पर है, और अदर्स जो हैं वो 8 हैं। अदर्स कौन है ये देखना भी एक दिलचस्प होगा। बिल्कुल, कहीं कई बार उलट फेर कर देते हैं। हमारे साथ कोहिमा से ही जुड़े हुए हैं हमारे संवाददाता नीरज सिंह। नीरज, ये जो आंकड़े जिस हम कह रहे थे, लगातार सुबह भी बात कर रहे थे, अभी भी आपसे बात हुई कि कोई स्पेसिफाइड विपक्ष क्योंकि वहां नहीं है, उसका फायदा कहीं ना कहीं भाजपा को मिलता हुआ जो गठबंधन है वो आगे ट्रेंड से शुरुआती उसमें तो शुरुआती रुझान है 41 सीटें प्रतीत भी हो रहा है। अगर आप देखें, मैं पहले भी इस बात का जिक्र भी कर रहा था अचल, और ये बता भी रहा था कि अगर आप देखें पूरे नागालैंड के राजनीतिक इस चुनाव को देखें तो भारतीय जनता पार्टी और एनडीपीपी, ये दोनों ही पार्टियां ऐसी थी जो सरकार बनाने के लिए चुनाव लड़ रही थी, क्योंकि पूरी 60 सीटों पर इन्होंने चुनाव लड़ा था। बाकी दूसरी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने पूरी सीटों पर चुनाव नहीं लड़ा। कांग्रेस भी सिर्फ 23 सीटों पर चुनाव लड़ रही थी। एनपीएफ की बात करें तो वो भी केवल 22 सीटों पर चुनाव लड़ रही थी। जो दूसरी छोटी पार्टियां हैं जैसे आरजेडी है, एलजेपी है, एनसीपी है, ये भी 10-10, 12-12 या 16-16 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। तो इनमें से कोई भी पॉलिटिकल पार्टी सरकार बनाने के लिए चुनावी मैदान में नहीं थी, ये सिर्फ सरकार में शामिल होने के लिए चुनावी मैदान में थे। एनसीपी की बात कर लें, अगर हम आपको यहाँ पे रोकना चाहूंगा, और सवाल भी मेरा अलग है। सब नीरज, रुझानों की बात करें तो बीजेपी गठबंधन को, बीजेपी एनडीपी गठबंधन को रुझानों के मुताबिक 2/3 बहुमत मिल गया है। और लगातार हम अपने पिछले कार्यक्रमों में जब आपसे बात कर रहे थे तो हमारे बीच में एक चर्चा होती थी
सुरक्षा और शांति का मुद्दा जो नॉर्थ ईस्ट में और खासकर नागालैंड में इसका बहुत बड़ा प्रभाव था। खुद प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि नॉर्थ ईस्ट में 75% तक हिंसक घटनाओं में कमी आई है। वहीं नागालैंड की हम बात करें तो पिछले साल बहुत 3 दशक में इकलौता ऐसा साल था जिसमें एक भी व्यक्ति की जान नहीं गई। तो यह मुद्दा कितना बड़ा मुद्दा साबित हुआ इन चुनावों के अंदर, नीरज? देखिए प्रखर, अगर हम इस चुनाव को देखें तो विकास का मुद्दा निश्चित तौर पर था, लेकिन उस मुद्दे से भी ऊपर यहाँ पर शांति का मुद्दा था, क्योंकि जिस तरीके से हिंसा पूरे नागालैंड में पहले देखी जाती थी 8 से 9 साल पहले, उस तरह की हिंसा अब 9 सालों में बिल्कुल यहाँ पर देखी नहीं गई। 75 से 80% के करीब हिंसा में जो कमी है वो आई है। और जब हिंसा में कमी आई है तो बाकी दूसरी चीजें, क्योंकि विकास के लिए अगर हम देखें कि कनेक्टिविटी हो, रेल कनेक्टिविटी हो या फिर एयर कनेक्टिविटी की बात करें, सड़कों की कनेक्टिविटी की बात करें, जब हिंसा होती है तो इन सभी चीजों पर ब्रेक लगता है, तो विकास की गति रुकती है। निश्चित तौर पर जब 9 सालों में हिंसा नहीं हुई तो विकास की गति भी बरकरार रही। अब जैसे हम नागालैंड को, अगर पूरे नागालैंड को देखें तो पूर्वी नागालैंड का हिस्सा जहां पहले सबसे ज्यादा हिंसा भी देखने को मिलती थी और तमाम तरह की गतिविधियां भी रहती थी, तो वहां पर पिछले 9 सालों में बिल्कुल ब्रेक लगाया। और अब यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी का विजन डॉक्यूमेंट देखें तो पूर्वी नागालैंड पर फोकस किया है कि आने वाले समय में पूर्वी नागालैंड के विकास पर भारतीय जनता पार्टी अपनी सहयोगी दलों के साथ किस तरीके से आगे जाएगी। तो ये बड़ा एक की फैक्टर था और यहाँ के लोगों ने समझा और उसी आधार पर जो गठबंधन है उसको वोट दिया। और यही कारण है कि जो आपको रुझानों में बढ़त, एक की फैक्टर नीरज और भी था, एक की फैक्टर और भी था जिस पर हम बात करते, जो पूर्व मुख्यमंत्री थे जेलियांग, उनको तुरुप का इक्का माना जाता, तो तमाम बागी हैं उनके साथ पैसिफाई करने के लिए, उनके साथ कैसे संपर्क साधने के लिए, उसका असर भी हम देख पा सकते हैं। जो ये शुरुआती रुझान आ रहा है जिसमें 2/3 बहुमत भाजपा और एनडीपीपी के गठबंधन को मिल रहा है। देखिए बिल्कुल एक बड़ी भूमिका थी। और क्योंकि अगर आप देखें कि जैसा आजकल हम लगातार जिक्र भी कर रहे थे कि विपक्ष का कोई भी एमएलए नहीं है, सभी के सभी सत्ता पक्ष में शामिल हो गए थे, तो उस स्थिति में चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या एनडीपीपी, उनको अपने जो वर्कर हैं उनको भी वोट देना, सीट देनी थी। और इसके अलावा जो दूसरे पॉलिटिकल पार्टी के जो नेता उन लोगों में शामिल हुए थे तो उनको भी सीट देनी थी। तो उस स्थिति में अगर किसी को भी सीट मिलती थी तो निश्चित तौर पर दूसरा जो प्रत्याशी है वो बागी हो जाता था। और यही कारण है कि उनकी भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है अगर एनडीपी और बीजेपी में से बागी होते, इसलिए उनको रोका गया था। नीरज, मैं एक बहुत महत्वपूर्ण बात आपसे यहाँ से जानना चाहता हूँ, क्योंकि नागालैंड ही नहीं और मेघालय से भी जो रुझान आ रहे हैं उससे एक पूरे राष्ट्रीय स्तर पर एक अलग संदेश भी जा रहा है। बीजेपी को हिंदुत्ववादी पार्टी माना जाता है। बीजेपी पे कई आरोप लगाए गए नागालैंड और मेघालय में, क्योंकि दोनों ही राज्यों की जो जनसंख्या है उसमें से 80% से ज्यादा जनसंख्या ईसाइयों की है। और इन दोनों राज्यों में बीजेपी बहुत अच्छा प्रदर्शन करते दिख रही है। तो राष्ट्रीय स्तर पर इस मैसेज को आप किस तरह से देखेंगे? देखिए बिल्कुल ये बीजेपी की कह सकते हैं कि स्वीकारोक्ति है पूर्वोत्तर में। जिस तरीके से बीजेपी, आप अगर देखें मेघालय में तमाम सभी सीटों पर चुनावी मैदान में, त्रिपुरा में जिस तरीके से बढ़त उन्होंने बना रखी है, नागालैंड की अगर हम बात करें तो नागालैंड में 20 सीटों पर जरूर भारतीय जनता पार्टी चुनावी मैदान में, जिसमें 1 सीट जीत चुकी है। लेकिन जिस तेजी के साथ पूर्वोत्तर में भारतीय जनता पार्टी की पैठ बन रही है, तो ये बता रहा है कि पूर्वोत्तर में जो पहला एक भारतीय जनता पार्टी को लेकर संशय बना हुआ था या कह सकते हैं कि जो संकोच बना हुआ था, वो धीरे धीरे अब खत्म होता दिखाई दे रहा है। जो लोग हैं बड़ी संख्या में तेजी के साथ जुड़ रहे हैं, क्योंकि उनको भी पता है कि डबल इंजन की सरकार होगी तो राज्य का और केंद्र के साथ की तमाम योजनाओं का लाभ उनको मिलेगा। यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी का चेहरा भी बदल रहा है और बिल्कुल चेहरा बदल रहा है। साथ ही साथ एनडीपीपी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ने का जो फैसला भाजपा ने लिया वो कहीं ना कहीं सही साबित होता हुआ नजर आ रहा है। जो शुरुआती ट्रेंड्स हम देखते हैं। नीरज, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी को हमसे साझा करने के लिए। आगे भी आपसे बातचीत चलती रहेगी, लेकिन फिलहाल एक वक्त छोटे से ब्रेक का इस खास पेशकश जनादेश में। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा।
तो आप देख रहे थे हमारी खास पेशकश त्रिपुरा विधानसभा और मेघालय से जुड़े जो विधानसभा चुनाव के शुरुआती रुझान सामने आए, जिसमें अगर बात करें नागालैंड की 2/3 बहुमत, वहीं अगर बात करें त्रिपुरा की तो वहां पर भी भाजपा को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है और मेघालय में भी भाजपा का प्रदर्शन अच्छा ऑल टाइम बेस्ट परफॉर्मेंस। हाँ बिल्कुल, 2 से 9 सीटें। आगे भी ये पेशकश जारी रहेगी। हमारे सहयोगी आरेंद्र और ऋतु वर्मा के साथ फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।